वेलकम टू स्किलशॉट फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम टीडीएस के बारे में जानेंगे, टैक्स जो कि है टैक्स रिडक्शन एट सोर्स। तो इस क्लास में मैं आपको पहले एक वादा कर देता हूं कि ये वादा है कि आप ये क्लास करने के बाद टीडीएस के कोई भी सेक्शंस को आप नहीं भूलोगे। आप कभी भी एग्जाम देने जा रहे हो या कोई भी इंटरव्यू क्रैक करने जा रहे हो तो आप प्लीज ये वीडियो को देख लीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जितने भी सेक्शन है आप आराम से याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं। तो ये वीडियो कंप्लीट होने तक ये बात की गारंटी है कि आप सेक्शंस को नहीं भूलोगे। जो ट्रिक्स है मैं वीडियो के एंड में समझाऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको वो ट्रिक्स से याद हो जाए। ठीक है, पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद उसको ट्रिक्स को याद करने के तरीके बताऊंगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो स्लाइड है उसमें बता रहा है व्हाट इज टीडीएस। टीडीएस क्या होती है? देखिए, टीडीएस सिंपल शब्दों में बताऊं तो जब भी अपने कोई भी एक्सपेंस करते हैं तो उसी समय टीडीएस का डिडक्शन, या अपने कुछ भी चीज का एक्सपेंस, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑफिस रेंट पे लिया जिसका रेंट है 40,000 रुपीज। तो मैं ओनर को 40,000 पे नहीं करूंगा, मैं ओनर को 36,000 पे करूंगा, 10% डिडक्ट करके। और जो 4,000 रुपया है वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को पे कर दूंगा और उसका जो सर्टिफिकेट होगा वो मैं ओनर को दे दूंगा, टीडीएस सर्टिफिकेट, अगर ओनर मांगता है तो। नहीं तो वो ऐसे भी टीडीएस का क्लेम कर सकता है। जब वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो टीडीएस का क्लेम कर सकता है, या तो उसको एडजस्ट कर सकता है अपने टैक्स से, या तो उसका रिफंड क्लेम कर सकता है। तो टीडीएस का मतलब क्या होता है? जब भी जो सोर्स पे हम लोग को टैक्स डिडक्ट करना पड़ता है। देखिए, इनकम जो ये है इनकम टैक्स का पार्ट। जनरली इनकम टैक्स में क्या होता है कि अपने को जितना साल भर की इनकम है वो एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना पड़ता है। बट टीडीएस का जो सिस्टम है कि आपको साल भर होने से पहले ही पे कर देगा। जैसे ही आपका खर्चा हुआ वैसे ही आपका टीडीएस डिडक्ट होके पेमेंट होगा। ठीक है, इसमें दो पार्टीज होते हैं, डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टर कौन होता है, डिडक्टी कौन होता है? देखिए, डिडक्टर वो हुआ जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है, जो पेमेंट करता है वही डिडक्ट करता है। ठीक है, और जो डिडक्टी होता है जिसको पेमेंट रिसीव होता है तो उसको रिड्यूस्ड पेमेंट मिलता है, मतलब डिडक्टेड पेमेंट मिलता है। तो सपोज जो ओनर था उसको 40,000 के अंदर कितना मिला, 36,000 मिला, 4,000 गवर्नमेंट को मिल गया। अब उसका रिफंड या उसका एडजस्टमेंट उसको जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तभी उसको मिलेगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को टीडीएस बोलते हैं। ठीक है, as per the income tax act, any company or person making a payment is required to deduct tax at source if the payment exceeds certain threshold limit। देखिए, आप जैसे सेक्शंस पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग बात लिखी हुई, तो किसी का थ्रेशोल्ड लिमिट अलग, सबका थ्रेशोल्ड लिमिट्स अलग है, रेट्स भी अलग है। तो कितने में कटेगा, कितने अमाउंट होने के बाद ही डिडक्ट होगा, वो सब अपने को सेक्शंस में पढ़ना पड़ेगा, तभी अपने को जानना। आई होप टीडीएस का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, बहुत जन ये सोच रहे हैं कि टीडीएस का लाने की जरूरत ही क्यों है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी गवर्नमेंट दुनिया की, वो तो ये बात पे नहीं बैठ सकती है ना कि जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, जब आपको फिर आप पेमेंट करोगे, उसके बाद गवर्नमेंट को जब पैसा मिलेगा तभी वो खर्चे करेगी। खर्चे तो पूरे साल भर चलते हैं, तो उनको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पेमेंट आते रहना चाहिए, तभी वो काम कर पाएगी। तो इसीलिए उसने ये तरीका निकाला जिससे कि गवर्नमेंट को इन द पीरियड ऑफ होल ईयर कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता रहे। और क्यों निकाला गया, टीडीएस को लाया गया? इसलिए लाया गया कि जो टैक्स इवेजन होते हैं उसको भी रोक पाए। ठीक है, टैक्स इवेजन, जैसे कोई अपना एक्सपेंस या इनकम छुपाना चाहता है तो वो छुपा नहीं पाएगा टीडीएस की वजह से। ठीक है, सपोज मैंने टीडीएस डिडक्ट किया रेंट पे करने की, तो सामने वालों को तो टीडीएस क्लेम करने के लिए अपना इनकम दिखाना पड़ेगा ना, रेंट का। तो इससे टैक्स इवेजन रुक जाता है। ठीक है, आई होप जो मैं टेस्ट में समझाया आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो प्लीज आप कमेंट कर दीजिए, मैं वापस समझा दूंगा। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कौन कौन लायबल है? ठीक है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए कंपनीज, एचयूएफ, इंडिविजुअल सभी लायबल है। लेकिन इंडिविजुअल एचयूएफ में एक कंडीशन है कि अगर उनका लास्ट ईयर ऑडिट नहीं हुआ है तो वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, टीडीएस किसी पे भी डिडक्ट हो सकता है, लेकिन डिडक्ट करने का भी एक एलिजिबिलिटी होता है या लाइबिलिटी होता है। तो कौन लायबल है डिडक्ट करने के लिए? जिसका लास्ट ईयर ऑडिट हुआ हो। जो ये केस है इंडिविजुअल और एचयूएफ में, बट कंपनीज एलएलपी में ऐसा कुछ नहीं है। आपका टीडीएस का लाइबिलिटी तो हमेशा ही रहेगा, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसी का ऑडिट नहीं हुआ तो क्या वो टीडीएस डिडक्ट नहीं कर सकता? नहीं, टीडीएस डिडक्ट कर सकता है, वॉलंटरी कर सकता है, लेकिन मतलब वो नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एनी पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट्स मेंशन अंडर इनकम टैक्स एक्ट आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टीडीएस एट द टाइम ऑफ मेकिंग सच स्पेसिफाइड पेमेंट, बट नो टीडीएस has to be deducted if the person making the payment is individual or HUF। is अगर individual या HUF है तो whose payments are not required to be audited, जिसका बुक ऑडिट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, जिसका ऑडिट नहीं हुआ हो उसको टीडीएस पे करने का डिडक्ट करने का जरूरत नहीं है।
तो डिडक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, जो डिडक्टर है उसका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, डिडक्टर के कुछ 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेजर 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज। उसको टैन ऑब्टेन करना पड़ेगा। ठीक है, उसको पैन ऑब्टेन करना पड़ेगा, किसका, डिडक्टी का। ठीक है, जिसको आप पेमेंट करोगे ना वो डिडक्टी है, तो डिडक्टी से आपको क्या करना पड़ेगा, पैन ऑब्टेन करना पड़ेगा। फिर जो टैक्स डिडक्ट कर रहा है उसका करेक्ट रेट उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। अगर गलत रेट पे करोगे तो आप पे क्या होगी, पेनल्टी हो जाएगी। ठीक है, फिर पॉइंट नंबर 4, जो टैक्स डिपॉजिट, जो टैक्स डिडक्ट किए उसको आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा स्पेसिफाइड टाइम और स्पेसिफाइड बैंक पे, जो बैंक है गवर्नमेंट का, उसी में आपको पेमेंट करना पड़ेगा स्पेसिफिक टाइम, विद इन स्पेसिफाइड टाइम। अगर विद इन स्पेसिफाइड टाइम नहीं होगा तो आपको भी लेट फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलान 281 यूज करना पड़ेगा आपको डिपॉजिट करने के लिए। तो ये 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो एक डिडक्टर को देखनी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यू डेट टू डिपॉजिट टीडीएस। टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट क्या है, टीडीएस डिपॉजिट करने की ड्यू डेट है 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ। 7th ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ मतलब जब भी आप डिडक्ट करोगे उसके अगले महीने के 7वें तारीख के अंदर अंदर आपको टीडीएस को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो आपको लेट फाइन लगेगा। ठीक है, तो बट एक केस है, जैसे कि अगर आप मार्च में डिडक्ट करते हो तो आपका लाइबिलिटी 7 अप्रैल को नहीं होगी, 30 अप्रैल को होगी। ठीक है, तो इनकेस अब मंथ ऑफ मार्च में होता है तो आपका डिपॉजिट का डेट क्या हो जाएगा, 30 अप्रैल। फॉर टीडीएस डिडक्टेड ऑन रेंट एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ, इसमें कुछ अलग है। अगर आप रेंट या प्रॉपर्टी परचेज करते हो, रेंट पे लेते हो प्रॉपर्टी या परचेज करते हो प्रॉपर्टी, तो डिडक्ट ड्यू डेट क्या है आपका, 30th ऑफ नेक्स्ट मंथ। आपका जो भी महीने में आप करोगे उसके अगले 30 दिन के अंदर आपको टीडीएस डिपॉजिट करना पड़ेगा। ड्यू डेट टू फाइल टीडीएस रिटर्न। अब टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट क्या है, टीडीएस देखिए क्वार्टरली फाइल होता है। ठीक है, तो इसका ड्यू डेट कब होगा, हर क्वार्टर एंड पे। तो टीडीएस का फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा, क्वार्टर वन क्वार्टरली क्या होता है। ठीक है, क्वार्टर आपका जैसे क्वार्टर वन होगा 31 जुलाई। ठीक है, फिर 31 अक्टूबर, फिर 31 मार्च, फिर 31 मई। ठीक है, ये 4 क्वार्टर से डिवाइड बाई 3 कर दीजिएगा 12 को, और मार्च से लेके आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रैल मई जून जुलाई। ठीक है, अप्रैल मई जून जुलाई, तो आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया। फिर वैसे ही अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर का एंड में हो गया। तो दीज आर द क्वार्टर्स। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन वाइज टीडीएस के एनालिसिस। इतना देर तो हम लोग ने जान लिया टीडीएस क्या होता है, उसके ड्यू डेट क्या है रिटर्न फाइल करने का, लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है इसके सेक्शंस क्या क्या है, कितने रेट है डिडक्शन के, और कितने अमाउंट के बाद ही डिडक्शन होता है, कौन से एक्सपेंसेस पे डिडक्शन होता है। तो चलिए इसके बारे में आप चर्चा करते हैं। इसमें मैं एक और चीज बता देता हूँ कि मैं हर एक सेक्शन का बात नहीं करूंगा। मैं कुछ कुछ जो सेक्शंस मुझे लगता है कि जो इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम्स में आते हैं या कोई भी इंटरव्यू में जाते हैं वो जो सेक्शंस पूछते जाते हैं, मैं उसी के बारे में बात करूँ। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट सेक्शन में जाते हैं। तो पहला सेक्शन है अपना सेक्शन 192। तो सेक्शन 192 डील करता है सैलरीज पे। ठीक है, तो जब भी बात सैलरी की आएगी तो टीडीएस से जब सैलरी में डिडक्शन होगा तो सेक्शन 192 की बात आनी चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 192 में डिडक्शन कैसे होता है, देखिए डिडक्शन का कोई रेट नहीं दिया गया, ना कोई लिमिट दिया गया। जैसे इनकम टैक्स में ट्रीट किया जाता है सैलरी को, वैसे ही टीडीएस में ट्रीट किया जाएगा। तो जो भी आपकी सैलरी, जो भी टैक्स बनेगी उसको डिवाइड बाय 12 कर दिया जाएगा, और आपका हर मंथ आपका एम्प्लॉयर उतना अमाउंट आपसे डिडक्ट करेगा। ठीक है, तो एक कंप्यूटेशन में करके दिखाता हूँ आपको कि सेक्शन 182 में कैसे होता है, आपका एम्प्लॉयर आपका टीडीएस कैसे डिडक्ट करेगा। तो आपका सपोज सैलरी है एक साल में 8 लाख रुपया, मान के चलते आपका सैलरी 8 लाख रुपया है। तो आपका सैलरी किसके अंदर, इनकम किसके अंदर जाएगा, अंडर द हेड ऑफ सैलरी इसके अंदर जाएगा। ठीक है, और ये भी मान के चलते हैं कि आपने कुछ इंश्योरेंस सब लिया हुआ है, तो आपका जो डिडक्शन होगा सेक्शन 80C के अंदर। ठीक है, तो आपका 1 लाख रुपए का डिडक्शन यहाँ पे हो गया, ये मान के चलिए अज्यूम्ड है। ठीक है, फिर आपका डिडक्शन होगा सेक्शन अंडर सेक्शन 16, जिसमें आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 का, और 2400 का होगा आपका प्रोफेशनल टैक्स का। तो उसका मैं ऐड करके लिख दिया हूँ 52,400। तो ये 1 लाख माइनस होगा 8 लाख से, फिर 52,400 माइनस होगा जो भी रिमेनिंग अमाउंट है 7 लाख से। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना निकल गया, 6,47,600। उस पर एक टैक्स अमाउंट आएगा जो मैंने कैलकुलेशन किया। अभी मैं कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, कैलकुलेशन दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपका आ रहा है 43,701। तो ये आपको गवर्नमेंट को एट द एंड ऑफ द ईयर पे करना है, ये अज्यूम्ड है। ठीक है, ये अज्यूम्ड है कि इतना आपका ऐसे से होगा तो आपका इतना टैक्स आएगा। तो अब एम्प्लॉयर क्या करेगा, इसको डिवाइड बाई 12 कर देगा। तो यहाँ पे डिवाइड बाई 12 कर दिया, तो डिवाइड बाई 12 करके अपने आया अमाउंट कितना, 3642।
तो एम्प्लॉयर जब अभी आपको सैलरी देगा उससे आपका 3642 अमाउंट डिडक्ट करके आपको देगा। तो अब आप क्या करोगे, जब आपका रिटर्न फाइलिंग का वक्त आएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो आपको इसका या तो रिफंड मिलेगा या तो आपको जो भी टैक्स अमाउंट आएगा उससे आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अपने नेक्स्ट सेक्शन के बारे में जानते हैं। अब आता है सेक्शन 194A। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 194A। तो सेक्शन 194A में क्या है, सेक्शन 194A जो कंटेन करता है, मतलब जो भी प्रोविजन कंटेन करता है उसमें क्या इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक है, जो कि फिक्स डिपॉजिट हुआ, अनसिक्योर्ड लोन हुआ, इस सब के ऊपर है। अदर देन सिक्योरिटी, इसमें सिक्योरिटीज वाले इंटरेस्ट नहीं आते, जैसे कि आपका शेयर मार्केट में या कहीं पे भी आपने कैश कोई रिटर्न आता है या कोई इंटरेस्ट आ रहा है आपका, तो वो सब नहीं आता। इसमें आपका आता है जो फिक्स डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड लोन हुआ, इसमें जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है उसको सब डील करता है। ठीक है, तो सेक्शन 184 में एक सर्टेन लिमिट्स भी है। तो लिमिट्स क्या क्या है वो पहले जान लेते हैं। 40,000 रुपीज अगर आपका जो बैंकिंग कंपनी आपको पे कर रहा है इंटरेस्ट, तो उस पर 40,000 रुपीज का लिमिट है। तो 40,000 रुपीज तक अगर आपको पे कर रहा है, 40,000 के नीचे तो आपका टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन आपका इंटरेस्ट अगर 40,000 रुपीज के ऊपर आता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। कहाँ कहाँ से अगर आए, तो अगर बैंकिंग कंपनी से आए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से आए या कोऑपरेटिव सोसाइटी से आए, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस है, अगर आप उस सब में पैसे रख के रखे हो और आपको वहां से इंटरेस्ट 40,000 रुपीज के ऊपर आ रहा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 10%। तो एक नॉमिनल से 10% आपका टीडीएस डिडक्ट होगा, 10%। आई होप आई एम क्लियर। हाँ, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो, 60 साल के ऊपर हो, तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट ने बोला कि ठीक है, आप अगर 15,000 रुपीज तक भी इंटरेस्ट आता है तो आप डिडक्ट मत करवाइएगा टीडीएस, लेकिन अगर 50,000 के ऊपर आता है तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर आप कोई बैंकिंग कंपनी से नहीं लेते या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से नहीं लेते, कोई आप और किसी से लेते हो, तो आपका क्या है 5,000 रुपीज। तो आपका कितना है 5,000 रुपीज। 50,000 40,000 इट इज इन द केस ऑफ बैंकिंग कंपनीज या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई पोस्ट ऑफिस से। ठीक है, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बॉडी हो या मतलब कोई रजिस्टर्ड हो, तो आपका बैंकिंग कंपनी इस समय आपको 40,000 रहता है, बाकी 50,000 इन केस ऑफ सिटीजन, और 5,000 इन कोई आप कोई इंसान से लिए, किसी पर्सन से या किसी रिलेटिव से किसी से ले, तो आपका 5,000 रुपीज है। उस पर अगर आपका 5,000 रुपीज के ऊपर इंटरेस्ट आता है तो आपका टीडीएस कितना डिडक्ट होगा? 10%। ठीक है, हाँ, इसमें कुछ एग्जेम्पशन भी है। इसमें एग्जेम्पशन क्या है 184A में? अगर आप बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अगर आप कोई एलआईसी की कंपनी को मतलब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी कंपनी को आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ठीक है, या कोऑपरेटिव सोसाइटी को आप पे कर रहे हो, ठीक है, या तो पार्टनरशिप फॉर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट पे कर रहा है या कोई मेंबर अपने कोऑपरेटिव सोसाइटी को इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तो वो टीडीएस के दायरे से बाहर है, टीडीएस सेक्शन 184 के दायरे से बाहर है। ठीक है, तो आई होप सेक्शन 184 समझ में आ गया होगा। मैं इसकी आपको पीडीएफ फाइल भी दे दूंगा, जिससे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ भी सकते हो, नहीं तो जब भी आप टीडीएस का काम कर रहे हो, तो कुछ भी कर रहे हो, एग्जाम में जा रहे हो, तो एक बार आप लेटेस्ट रेट चेक कर लीजिए, लेटेस्ट लिमिट चेक कर लीजिए, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, तो अभी जो लेटेस्ट है ये है कि 10% डिडक्ट होगा सेक्शन 184A में। लिमिट क्या है? 50,000 40,000 फॉर नॉर्मल पीपल, 50,000 फॉर सीनियर पीपल, और 5,000 इन द केस ऑफ अदर देन बैंकिंग कंपनीज। ठीक है, तो ये अपना सिनेरियो है सेक्शन 184A का। सेक्शन 184 किस पे डील करता है? इंटरेस्ट पेबल, जो भी इंटरेस्ट है अदर देन सिक्योरिटीज पे। ठीक है, तो सेक्शन 184A ये हो गया। इलस्ट्रेशन अरेंज किया है, तो इलस्ट्रेशन आप देख लीजिए। तो चलिए सब करते हैं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 194B। सेक्शन 194B क्या कहता है? सेक्शन 194B कहता है कि जो भी आप अगर कोई भी चीज, मतलब लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल या कोई कार्ड गेम या कोई गेम में आप जीतते हो रुपया, तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। लेकिन टीडीएस कब डिडक्ट करना पड़ेगा? अगर आपका वैल्यू 10,000 रुपीज के ऊपर है। अगर आपको जीत की वैल्यू 10,000 रुपीज के ऊपर है तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। कितना परसेंट टीडीएस डिडक्ट होगा? टीडीएस का डिडक्शन होगा आपका 30%। ठीक है, डिडक्शन का रेट क्या है? 30%। टीडीएस डिडक्शन का रेट है आपका 30%, और वैल्यू कितना एक्सीड नहीं होना चाहिए? 10,000 रुपीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि आपने आज तक कौन बने करोड़पति, तो ऑब्वियसली आप लोग ने देखा होगा कि सपोज कोई कंटेस्टेंट 8 लाख रुपया जीतता है, तो उस पर कितना परसेंट टीडीएस कटेगा? तो उस पर 30% टीडीएस कटेगा। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू 10,000 रुपीज से ज्यादा है। ठीक है, आपको आई होप पता चल गया है कि जो जीतता है तो सिर्फ पूरा अमाउंट लेके नहीं जाता, 30% गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया। सेक्शन 194B। सेक्शन 194B वापस मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सेक्शन 194B, जो भी आप विनिंग, आपको जो भी विनिंग होता है क्रॉसवर्ड, लॉटरी या कोई गेम में, और उसका वैल्यू 10,000 रुपीज के ऊपर हो,
तो आपका 30% टीडीएस डिडक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 194C। सेक्शन 194C इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, कहीं पे भी काम भी करो, सेक्शन 194C का यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। तो सेक्शन 194C किस पे डील करता है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है, तो जो भी पेमेंट अपने करेंगे कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो हम सेक्शन 194C में जाएंगे। तो सेक्शन 194C में आता करेगा एडवर्टाइजमेंट कंपनीज, एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज हो गया आपका, ट्रांसपोर्टर्स। तो ये सब आपके कुछ कुछ लोग आते हैं जो सेक्शन 194C के अंडर में फॉल करते हैं। तो सेक्शन 194C क्या कहता है? सेक्शन 194C दो बातें कहते हैं। जो अमाउंट को लेकर जो डिडक्शन है, तो कितना अमाउंट होना चाहिए मिनिमम, उसके लिए डिडक्शन। अच्छा हाँ, सेक्शन 194C ये भी बोलता है कि अगर आप पर्सनल पर्पज के लिए ले रहे हैं तो टीडीएस नहीं कटेगा, आपको बिजनेस पर्पज के लिए लेना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ गया? ठीक है, तो सेक्शन 184C ये कहता है कि आपका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट कर रहे हैं 30,000 रुपीज तक, कोई भी इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट अगर 30,000 के अंडर में है तो टीडीएस का डिडक्शन नहीं होगा। अगर 30,000 रुपीज क्रॉस करता है तो टीडीएस का डिडक्शन होगा। लेकिन कोई भी छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिला के वो कॉन्ट्रैक्टर को आप 1 लाख रुपए के ऊपर देते हो, अगर आप वो कॉन्ट्रैक्टर को 1 लाख रुपए के ऊपर दे देते हो पूरा साल भर में, पूरा फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, पूरा फाइनेंशियल ईयर में आप 1 लाख रुपए के ऊपर उसको काम दे देते हो तो टीडीएस का डिडक्शन होगा। ठीक है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या सीन है? अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू 30,000 रुपीज के नीचे है तो टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिला के वो कॉन्ट्रैक्टर को आप 1 लाख रुपए के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो तो आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा। ठीक है, तो दो बातें कही है, 30,000 के नीचे एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, या छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिला के 1 लाख रुपए के नीचे होना चाहिए। अगर 1 लाख रुपए क्रॉस कर गया तो आपका टीडीएस का डिडक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या कहा गया है कि टीडीएस कब कब डिडक्ट नहीं हो सकता। एक और केस है जिसमें टीडीएस डिडक्ट होगा इन सेक्शन 194C में। कौन से केस में? अगर आप रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हो जो कि वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस में है, मतलब ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है, जैसे फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग और गुड्स कैरिज, ये सब में है, और वो अपना पैन नंबर दे दे, मतलब वो अपना पैन नंबर शो कर दे आपको। ठीक है, और उसका पूरा साल भर में 10 से कम उसके पास गाड़ियां हो, 10 से कम उसके पास गाड़ियां हो, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर अपना पैन नंबर दे दे और उसके 10 से कम गाड़ियां हो पूरे साल भर में तो उस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा सेक्शन 194C के अंदर में। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। और टीडीएस 194C भी कहता है कि अगर आप पे टीडीएस डिडक्ट होता है तो कितना परसेंट डिडक्ट होगा? 1% अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है, 2% अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं है, मतलब कंपनी एलएलपी है तो आपको 2%, 1% आपका अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ है। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। सेक्शन 194C किसको डील करता है? पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मतलब ट्रांसपोर्ट एजेंसी के पास पैन नंबर है और उसका 10 के नीचे गुड्स एंड कैरियज है पूरे साल भर में फाइनेंशियल ईयर में, तो उस पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा। टीडीएस बाकी लोग के लिए टीडीएस कब डिडक्ट होगा? अगर कोई सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 30,000 रुपीज के ऊपर क्रॉस होता है, या तो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट मिला के 1 लाख रुपीज के ऊपर होता है पूरा साल भर में, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर टीडीएस डिडक्ट होगा तो कितना परसेंट डिडक्ट होता है? 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल या एचयूएफ, 2% इन केस ऑफ कंपनी और एलएलपी। आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। सेक्शन 194C हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट सेक्शन में आने से पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन करवा देता हूँ तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगर पूरा साल भर में अगर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट आपको 30,000 का मिलता है तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं। अगर 30,000 का करके 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले तो टीडीएस डिडक्ट होगा? नहीं। अगर 3 कॉन्ट्रैक्ट मिले आपको 40,000 का, हाँ, तब तो 1,20,000 हो जाएगा ना पूरा साल भर में, तो आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपको सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मिले पूरा 40,000 के एक साल में, अरे सिंगल कॉन्ट्रैक्ट 40,000 का मिल गया, 30,000 के ऊपर क्रॉस हो गया, तो आपको टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले 14,000 करके, तो देखिए 30,000 के नीचे है और 1 लाख रुपए के भी नीचे है ना, 14,000 करके, तो 70,000 हो रहा है, तो आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। अगर आपको 6 कॉन्ट्रैक्ट मिले 20,000 रुपया करके, तो क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? हाँ, टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि आपका 1,20,000 रुपया हो रहा है। अगर आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले 20,000 रुपया करके, क्या टीडीएस डिडक्ट होगा? पॉइंट 7 क्या कह रहा है? अगर आपको 5 कॉन्ट्रैक्ट मिले 20,000 रुपया करके, तो क्या उसमें टीडीएस डिडक्ट होगा? ना, टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, क्योंकि आपका 1 लाख रुपया क्रॉस नहीं कर रहा है। आपको 1 लाख रुपया क्रॉस करेगा तभी आपका टीडीएस डिडक्ट होगा।
सेक्शन 194D, सेक्शन 194D किस पे डील करता है? इंश्योरेंस कमीशन पे। अगर आप इंश्योरेंस का काम करते हो और आपका कमीशन 15,000 रुपए के ऊपर क्रॉस हो जाता है साल भर में, तो आप पे टीडीएस सेक्शन 194D अट्रैक्ट होगा। कितना परसेंट है? 5% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ और 10% इन केस ऑफ एलएलपी एंड कंपनीज। ठीक है, अगर आप कंपनी हो तो आप पे 10% कटेगा, अगर आप इंडिविजुअल हो एचयूएफ हो तो आप पे 5% कटेगा। लिमिट कितना? 15,000 रुपीज। ठीक है। हाँ, इसमें एक और चीज बात है कि अगर आपको टैक्स कब डिडक्ट होता है, या तो आपके अकाउंट में रुपया क्रेडिट हो गया तब डिडक्ट हो जाएगा, या तो अगर आपको कैश या चेक मिल गया है तब आपको डिडक्ट करना पड़ेगा आपका सेक्शन 194D में 10% या 5%, जो भी आप केस में हो। अगर इंडिविजुअल हो तो 5%, अगर कंपनी हो तो 10%। 15,000 रुपीज आपका लिमिट है। ठीक है, सेक्शन 194D हो गया, राइट। चलिए हम नेक्स्ट सेक्शन जाते हैं। सेक्शन 194E, सेक्शन 194E क्या बोलता है कि अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या कोई स्पोर्ट्स बॉडी इंडिया में डील करती है, इंडिया में परफॉर्म करती है, ठीक है, तो उसपे सेक्शन 194E आएगा। हाँ, अगर कोई नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर भी है, सपोज बाहर से कोई आके सिंगर यहाँ पे आके परफॉर्म करे इंडिया में, तो उसपे सेक्शन 194E अट्रैक्ट होगा। या सपोज आईपीएल का जो मैचेस चलता है उसमें फॉरेन कंट्रीज के प्लेयर इंडिया में आके खेलते हैं, तो उसपे भी सेक्शन 194E लागू होता है। ठीक है, तो उसपे कितना परसेंट है? 20%। उसमें सरचार्ज भी अगर आपका 1 करोड़ रुपीज के ऊपर पेमेंट गया तो, और आपका फिर एजुकेशनल सेस और सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस भी लगेगा। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, चाहे आप यहाँ से 1 लाख रुपया कमाए, 10,000 रुपया कमाए, 20,000 रुपया कमाए, आपको उसमें टीडीएस पे करना पड़ेगा। कितना परसेंट? 20%। ठीक है, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी स्पोर्ट्स बॉडी, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, या कोई भी सबको नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, रेसिडेंट नहीं। मैं नॉन रेसिडेंट का बात कर रहा हूँ, रेसिडेंट के अलग से, नॉन रेसिडेंट का मैं बात कर रहा हूँ। नॉन रेसिडेंट कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एंटरटेनर, कोई भी एंटरटेनर नॉन रेसिडेंट होना चाहिए जो इंडिया में आकर रुपया कमाएगा, उसको भरपाई करनी पड़ेगी। कितने की? 20%। सेक्शन 194H, सेक्शन 194H किस पे डील करता है? सेक्शन 194H डील करता है कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, इंश्योरेंस वाला नहीं। इसमें किसमें रहेगा आपका जो भी एसेट्स का बाई सेल होता है, कोई भी आर्टिकल्स का, सिक्योरिटीज को छोड़ के। ठीक है, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज आपका सिक्योरिटीज को छोड़ के, इंश्योरेंस कमीशन को छोड़ के, बाकी सब जो कमीशन और ब्रोकरेज होगा वो सेक्शन 194H को डील करता है। कोई भी आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, उसमें आपको कमीशन मिल रही है, तो आपका सेक्शन 194H आ जाएगा। फिर अगर आप कोई भी गुड्स सेल कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, या फिर फिक्स एसेट्स, सपोज आप घर ही आप किसी को दिला रहे हो, उसमें आपको जो कमीशन मिलता है, ब्रोकरेज मिलता है, तो उस वो भी सेक्शन 194H के अंदर में आ जाएगा। तो उसका लिमिट क्या है? 15,000 रुपीज, 15,000 रुपए आपका लिमिट है, और रेट कितना है? 5%। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था, इसमें कुछ समझाने ज्यादा है नहीं। आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। तो मैं नेक्स्ट में मूव करता हूँ। सेक्शन 194H के बाद आता है सेक्शन 194I। सेक्शन 194I किस पे डील करता है? रेंट पे। अगर आप जब रेंट पे करते हो तो सेक्शन 194I अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, रेंट किस चीज का? घर का भी रेंट हो सकता है, मशीनरी का भी रेंट हो सकता है, प्लांट का भी रेंट हो सकता है, फर्नीचर का भी रेंट हो सकता है। तो वो सब पे सेक्शन 194I आता है। सेक्शन 194I बोलता है कि 2% अगर आप कोई मशीन या प्लांट आप भाड़े पे लेके रखे हो, या कोई इक्विपमेंट, तो आपका 2% कटता है। 10% कटता है अगर आप कोई जगह जमीन, मतलब कुछ भी आप लेके रखे हो, लैंड, बिल्डिंग, कुछ फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, तो आपका 10% कटेगा। ठीक है, कोरोना वायरस के समय कुछ आप लोग को रिलीफ मिला था। प्लांट एंड मशीनरी के केस में 1.5% था, और लैंड, बिल्डिंग, इस सब के केस में आपका कितना था? 7.5% था। तो हमेशा ये सब चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ रिलीज मिलती है, कभी कभी आगे, तो आप चेक करते रहिएगा। लेकिन ऐसे रेट क्या है इसका? 2% और 10%। 2% इन केस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, 10% इन केस ऑफ लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स। अच्छा, तो लिमिट क्या है? लिमिट है आपका 2,40,000 रुपीज। लिमिट कितना है आपका? 2,40,000 रुपीज ना पड़ेगा। अगर आप रेंट 20,000 रुपए के ऊपर आप पे करते हो तो आपको टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। इसको आपको अपने ओनर को टीडीएस काट के पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 194J। ठीक है, सेक्शन 194J ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्शन 194C था, वैसे सेक्शन 194J इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कॉमन है, ये हर जगह आपको काम आई जाएगी। सेक्शन 194J क्या बोलता है? सेक्शन 194J बोलता है कि जो भी आप फीस प्रोफेशनल को या टेक्निकल सर्विस के लिए पे कर रहे हैं, या रॉयल्टी ये सब के लिए पे कर रहे हो, तो सेक्शन 194J आपको अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो सेक्शन 194J में कौन से सर्विसेज आते हैं वो आपका मैं आपको लिस्ट बना के दे दिया हूँ। प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल फीस, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज, रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर एक्सक्लूडिंग सैलरी, सैलरी को छोड़ के जो रेम्यूनरेशन डायरेक्टर को पे किया जाता है, फॉर एग्जांपल बोर्ड मीटिंग में जो बैठते हैं, उसमें जो उसको रेम्यूनरेशन पे किया जाता है, उस पे आपका सेक्शन 194J के हिसाब से डिडक्शन होगा। रॉयल्टी फीस, कोई चीज का आप रॉयल्टी फीस पे कर रहे हो तो उस पे सेक्शन 194J आएगा। या तो कोई नॉन कम्पीट फीस,
तो कोई बिजनेस होता है कि नॉन कम्पीट फीस पे करता है कि आप इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आप काम नहीं कर सकते, यहाँ पे सिर्फ मेरा बिजनेस चलेगा, आप मत काम कीजिए प्लीज, आपको मैं कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेमेंट करूंगा, ठीक है। उसको बोलते हैं नॉन कम्प्लीट फीस। या तो कोई भी टेक्निकल नॉलेज आपको शेयर नहीं करना अलाउ है, तो इसको भी नॉन कम्प्लीट, उसको भी इसके लिए भी आपको पेमेंट मिलती है, तो उसको 194J के अंदर आती है। तो 194J में लिमिट्स क्या क्या है? 194J बोलता है कि अगर आपका 30,000 रुपए के नीचे पेमेंट है तो आपको घबराने की बात नहीं, आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पेमेंट 30,000 के ऊपर है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। बट हाँ, इन केस ऑफ डायरेक्टर जिसको सिटिंग फीस का जो रेम्यूनरेशन मिलता है उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे 100 रुपया हो, 1000 हो, 2000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, कितना भी अमाउंट हो उस पर टीडीएस कटेगा, ठीक है, नो मैटर व्हाट इज द अमाउंट। तो और क्या बोलता है? तो सेक्शन 194 ये भी बोलता है कि सब सर्विसेज पे आपका 10% कटेगा, लेकिन टेक्निकल सर्विस पे आपका 2% कटेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2020 से टेक्निकल सर्विस के लिए 2% कर दिया, बाकी सबके लिए आपका 10% है। हाँ, अगर आप कॉल सेंटर में काम करते हो, तो कॉल सेंटर ऑपरेटर हो, तो उस पर अगर कोई पेमेंट किया जाता है उसको कॉल सेंटर को, तो उस पर 2% है, ठीक है। हाँ, अगर कोई अपना पैन फर्निश नहीं करेगा तो सभी सेक्शन से रेलेवेंट है। अगर कोई भी पैन फर्निश नहीं करता है सामने वाला, अगर सामने वाला आपको पैन फर्निश नहीं करता तो आप स्ट्रेट अवे 20% या टीडीएस रेट विचएवर इज हायर आप कर दीजिएगा, ठीक है। सपोज मेरा रेंट जो ओनर है, जो मेरे को रेंट पे देके रखा है, वो अपना पैन देने से ना कर दे, तो मैं टीडीएस 10% के बदले 20% काटने लग जाऊंगा, ठीक है। ये तो अपने सेक्शंस किए। तो आपने क्या क्या सेक्शन अभी कवर कर लिए? सेक्शन 194, 192, 194A, 194B अपने कवर किया, 194C भी कवर किया, 194D भी कवर किया था, 194E भी कवर किया, 194H भी कवर किया, 194I भी कवर किए अपने, 194J कवर किए अपने, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शंस अपने कवर किए। अब वो सब सेक्शंस को याद रखना ये हर जन के लिए पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। अभी पढ़ा तो अभी तो याद रहेगा, लेकिन आज से 1 साल बाद पूछूं या 6 महीने बाद भी पूछूं तो क्या आप बता पाओगे? मुश्किल है। मैं 1 महीने बाद भी पूछूं तो बहुत जन का बताना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको ऐसे कैसे याद रखिए कि अब अपने बुक खोलने की जरूरत ही नहीं है इस चीज के लिए, ना आपको गूगल करना पड़ेगा कि ये सेक्शन क्या बोलता है, ठीक है। अब इसको कैसे याद करें? तो ये याद करने के लिए मैं एक टेक्निक बनाया, थोड़ा सा मजाक लगेगा इसमें, लेकिन याद जीवन भर के लिए हो जाएगा। चलिए अपने शुरू करते हैं। सेक्शन 192 तो देखिए सैलरी के लिए आपको याद आएगा कि वो अलग से नंबर है, बाकी सब तो सेक्शन 194 से शुरू होता है। तो सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 194A। तो अब किसको किसको याद है सेक्शन 194A क्या कहता था? सेक्शन 194A याद कैसे रखेंगे? देखिए एक्सिस बैंक है, ठीक है। अभी एक्सिस बैंक का इमेज आ रहा है, आपको सोचिए एक्सिस बैंक का इमेज से हम लोग क्या है, तो कुछ याद के सेक्शन 194 में क्या कहा गया? सेक्शन 194 में कहा गया फ्रॉम इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है। उसमें क्या था? बैंकिंग कंपनीज में भी जो इंटरेस्ट, बैंकिंग कंपनी से अपने को इंटरेस्ट मिलता था, अगर 40,000 के ऊपर होता है तो टीडीएस कटता है। अगर आप सीनियर सिटीजन 50,000 रुपीज के केस में, अगर आप बाकी और जगह से लेते हो तो 5,000 रुपीज, राइट। तो आपको ये याद रहना चाहिए बैंकिंग से रिलेटेड था, कि कुछ तो आपको याद रहेगा ना कि बैंकिंग से था। तो अगर एक्सिस बैंक आपका दिमाग में इमेज बन रहा है तो एक्सिस बैंक का ए से तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ 184A, ए से एक्सिस बैंक, अच्छा बैंक क्यों आ रहा है, अच्छा ये बैंकिंग से रिलेटेड था, वो इंटरेस्ट वाला बात, अच्छा तो समझ में आ गया। तो इसमें क्या था? टीडीएस किस पे कटेगा? सेक्शन 194A में जो भी इनकम इंटरेस्ट से होगी अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है। तो फिर अपने याद आ जाएगा, अच्छा वो बैंकिंग वाला था, उसमें 40,000 रुपीज केस था, 50,000 सीनियर सिटीजन पे था, बाकी कोई और जगह से हम लोग अगर कुछ रुपया लेते हैं, अगर उस पर इंटरेस्ट हम लोग पे करते हैं तो 5,000 रुपीज, ठीक है। सिंपल था, ज्यादा माथा पीछे करना नहीं पड़ेगा, दिमाग में इमेज बन रहा है तो वो देखिए सेक्शन 194 है, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। आई गेस सब लोग को ये याद हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ आप लोगों को ये इमेज आपके दिमाग में आएगा। सेक्शन 194 जैसे ही आपका हिट करेगा, अरे एक्सिस बैंक, ए से एक्सिस बैंक, अब ए फॉर एप्पल नहीं, अब ए फॉर एक्सिस बैंक होगा, ठीक है। तो ए से एक्सिस बैंक। तो चलिए अब नेक्स्ट सेक्शन याद करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन क्या है? सेक्शन 194 बी। चलिए मैं आप लोगों को टाइम देता हूँ, रिकॉल कीजिए सेक्शन 194 बी क्या था, रिकॉल कीजिए। सेक्शन 194 बी आप लोग सबको ही रिकॉल कीजिए, सेक्शन 194 बी क्या था? नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं। सेक्शन 194 बी था आपका विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल और कार्ड गेम और गेम ऑफ एनी सॉर्ट। याद आया केबीसी वाला? अब तो याद आ गया होगा, केबीसी वाला नाम देते हैं। चलिए, तो अब उसको याद कैसे रखेंगे? अब बताइए, कोई भी लॉटरी जीतने के लिए या केबीसी में जाने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, आप बोलोगे केबीसी में जाने के पहले तो फोन करना पड़ेगा, गेम में पार्ट लेना पड़ेगा। गेम में तो बहुत जन पार्ट लेते हैं, करोड़ों लोग पार्ट लेते हैं, तो क्या सबका हो जाता है? नहीं, जिसका लक अच्छा होता है उसी का होता है। तो लक को हिंदी में क्या बोलते हैं? लक को हिंदी में अपने भाग्य भी बोलते हैं, किस्मत भी बोलते हैं, अपने अपने भाषा में बोलते हैं। लेकिन अब से अपने क्या बोलेंगे? लक को हिंदी में भाग्य बोलेंगे। अगर मैं भाग्य सही है तो मैं केबीसी में जाऊंगा, ठीक है, भाग्य ने साथ दिया तो मैं जाऊंगा केबीसी में, या लॉटरी भी जीत लाऊंगा, ठीक है। तो 194 बी स्टैंड फॉर भाग्य। तो भाग्य से आपको याद आएगा, अरे भाग्य, भाग्य का क्यों बात हो रहा है? अरे भाग्य का बात इसलिए हो रहा है कि लक्ष्य तो काम होगा अपना, लक्ष्य अपने गेम जीतेंगे, लॉटरी में जाए, लॉटरी जीतेंगे अपने, या तो फिर केबीसी में जाएंगे अपने। तो ठीक है, 194 बी स्टैंड फॉर भाग्य, ठीक है। तो 194 बी जैसी आए दिमाग में, 194 बी स्टैंड फॉर भाग्य, उसमें क्या था आपका? जो भी विनिंग अपने लॉटरी से, क्रॉसवर्ड पजल या कोई भी गेम हो, या केबीसी वाला गेम जैसे भी, तो उसमें अपने को 194 बी लगता है, ठीक है। 10,000 के ऊपर विनिंग होते ही आपका टीडीएस कट जाएगा, कितना परसेंट? 30%, 194 बी, ठीक है। तो 194 ए में आपका इमेज आ रहा होगा एक्सिस बैंक का, 194 बी में बी से भाग्य, ठीक है, किस्मत वाली भाग्य, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 194 सी, इसमें कुछ बताने की जरूरत है क्या? सी से कॉन्ट्रैक्टर को, सी से कॉन्ट्रैक्टर था, देखिए मैं सी को बोल्ड कर दिया आपके लिए। तो सी फॉर कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी पेमेंट करेंगे कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो 194 सी पे जाएगा। तो इसमें तो बना बनाया ही दे दिया इनकम टैक्स में तो आपको। तो सेक्शन 194 सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रैक्टर, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। सेक्शन 194 डी, अच्छा अब याद रखिए डी से क्या था। वन सेक्शन, सेक्शन 194 डी याद आ रहा है? नहीं आ रहा? चलिए, सेक्शन 194 डी ये था कि इंश्योरेंस कमीशन वाला, टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। अब उसको याद कैसे रखेंगे? अरे ये तो एलआईसी का आ गया। अच्छा सर, इसे इंश्योरेंस करेंगे कनेक्ट? हाँ जी हाँ, इंश्योरेंस का जो लोगो देख रहे हो यहाँ पे, ये जो दीपक है ना, इसको दीपक बोलते हैं ना अपने हिंदी में, दिया, दीपक, जो भी। तो दीपक को आपको याद रखना है, डी से दीपक होता है, ठीक है। एलआईसी का लोगो में आपको डी से दीपक याद आ जाएगा। दीपक याद आती है आपका दिमाग में एलआईसी का लोगो मस्त बन जाएगा आपके दिमाग में। तो जैसे एलआईसी का लोगो बनता है, अरे तो एलआईसी का लोगो तो इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो 194 डी स्टैंड फॉर टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन, ठीक है। आई होप याद रहेगा आपको। 194 डी से दिमाग में दिया बनना चाहिए, ठीक है, दिमाग की बत्ती नहीं, दिमाग में दिया, तो दिया का इमेज आना चाहिए, ठीक है। तो सेक्शन 194 डी स्टैंड्स फॉर टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। नेक्स्ट सेक्शन 194 ई, किसको किसको याद आ रहा है सेक्शन 194 ई? नहीं याद आ रहा? कोई बात नहीं, उसका भी उपाय मैंने निकाल के रखा है, आपको तो याद करा के छोड़ो। इसका चेहरा से याद आ रहा है, कौन है? केकेआर के कैप्टन, इंग्लैंड के कैप्टन, ठीक है, ऑयन मॉर्गन, ठीक है। ठीक है, लड़कों लोग के लिए तो चांदी चांदी है, ऑयन मॉर्गन को समझ में आ जाएगा। बहुत लड़के लोग जो क्रिकेट नहीं देखते हैं, बहुत लड़के लोग भी नहीं देखते होंगे, मैं सिर्फ लड़की लोग को टारगेट नहीं कर रहा, तो जो क्रिकेट नहीं देखते हैं उनके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। तो चलिए एक और इमेज लाता हूँ, इसको तो सभी जानते होंगे, एड शेरन, ठीक है। जो इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं एड शेरन को जानते ही होंगे, ठीक है, बहुत बड़े सिंगर है। तो याद आया इन दोनों के इमेज देख के? अगर बाहर के लोग, बाहर के स्पोर्ट्स पर्सन, नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, स्पोर्ट्स एसोसिएशन और नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर अगर इंडिया में आके परफॉर्म करे, गेम खेले, कुछ भी खेले, अगर उससे पैसा कुछ कमाए, तो उसका जो भी होगा टीडीएस कटेगा, कितना? 20% इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, ठीक है। तो सेक्शन 194 ई स्टैंड्स फॉर टीडीएस ऑन पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स एसोसिएशन और नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर, ठीक है। तो दिमाग में किसका ई से आना चाहिए? ई से ऑयन मॉर्गन और एड शेरन, ठीक है। तो दिमाग में इमेज बन रहा है, ई से ऑयन मॉर्गन और एड शेरन। एड शेरन या ऑयन मॉर्गन का दिमाग में इमेज आता है, अच्छा याद आ जाएगा, तो बाहर से लोग आके इंडिया में पैसा कमाते हैं, आईपीएल में पैसा कमा लिया, वो तो इंडिया में आके गाना गा लिया, इतना रुपया कमाया, मुंबई में शो किया था, तो एड शेरन, तो उस पर टीडीएस कटा होगा, कितना परसेंट? 20%, ठीक है। अगर 1 करोड़ के ऊपर सरचार्ज और सेस, ठीक है। तो सेक्शन 194 ई का भी सॉर्टेड है अपना, तो ठीक है। तो सेक्शन 194 ए में एक्सिस बैंक आ गया, सेक्शन 194 बी में आपका आ गया भाग गया, 194 सी में पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, 194 डी में आपका जो एलआईसी का दीपक आ गया, तो दीपक से इंश्योरेंस का मिशन आ गया आपका। 194 ई में आपका आ गया ऑयन मॉर्गन और एड शेरन। तो चलिए अब आगे कौन आएगा देखते हैं। 194 एच, 194 एच याद है किसी को? सोचो सोचो, चलिए मैं देख लेता हूँ 194 एच पे क्या है। 184 एच में याद है?
194H में हम लोग ने बताया था जो भी आपका इंश्योरेंस या ब्रोकरेज से इनकम होता है अदर देन सिक्योरिटीज वाला, नहीं याद होगा कोई बात नहीं, आपके लिए एक इमेज में ला देता हूँ, ठीक है। उसमें आपका आंसर भी ला देता हूँ। इनकम टैक्स डिडक्टेड, इनकम टैक्स नहीं होगा, ये टीडीएस डिडक्टेड ऑन एनी इनकम बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। कमीशन और ब्रोकरेज याद है, फिक्स एसेट्स पे या गुड्स और सर्विसेज कुछ भी आप सेल करते हो और उस पर आपको कमीशन या ब्रोकरेज मिलता है तो आपका सेक्शन 194H अट्रैक्ट होता है, ठीक है। सेक्शन 194H अट्रैक्ट होता है। सपोज आप कोई घर बेच रहे हो और आपको उसकी बेचने की ब्रोकरेज मिली है, कमीशन मिली, जो भी अपने लैंग्वेज में बोल लो, तो वो इनकम जो होगी वो सेक्शन 194H में अट्रैक्ट होगी। आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। तो सेक्शन 194H आते ही H फॉर हाउस, हाउस दिमाग में हाउस आना चाहिए, हाउस जो हम लोग बेच रहे हैं उससे हम लोग कमीशन कमा रहे हैं वो आना चाहिए। 194H स्टैंड फॉर हाउस ब्रोकरेज, ठीक है। तो ब्रोकरेज से याद आएगा ब्रोकरेज और कमीशन जो अदर देन सिक्योरिटीज का है, ठीक है। अदर देन सिक्योरिटीज का जो है वो क्या है 194H, जो कि फिक्स एसेट्स सब जो भी है, इंश्योरेंस कमीशन वाला ब्रोकरेज नहीं, ये हम लोग क्या होगा सिक्योरिटीज वाला भी नहीं, ये होगा अपना फिक्स एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब को लेके जो होता है एक कमीशन या ब्रोकरेज वो 194H डील करता है। तो 194H आते ही क्या बोलोगे, अच्छा सर हाउस ब्रोकरेज, दिमाग में आना चाहिए, मुंह पे नहीं, ठीक है। मुंह पे क्या आएगा, टीडीएस डिडक्टेड फॉर इनकम जनरेटेड बाय वे ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज, ठीक है, अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है। 194H भी कवर हो गया अपना। तो अब क्या बचा 194I, 194I आया। 194I से याद आ रहा है किसी को, चलिए लेटेस्ट का शायद आ जाए बहुत जन के दिमाग में, लेकिन बाद में आएगा पता नहीं। 194I क्या था, पेमेंट, टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट, ठीक है। उसमें क्या था, प्लांट लैंड मशीनरीज, अच्छा पहले प्लांट एंड मशीनरी में 2% था, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर फिटिंग्स में आपका 10% था, टोटल कितना था 2,40,000 रुपया, ठीक है। तो टीडीएस ऑन रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट। तो ये आपको जो इमेज दिख रहा है इसमें बिल्डिंग दिख रहा है, आपको यहाँ पे बिल्डिंग दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज का जो रेंट लगता है, मशीन, ठीक है। तो लैंड बिल्डिंग मशीन फर्नीचर फिक्चर ये सब पे जो आपका टीडीएस कटेगा, तो सर याद कैसे रखेंगे इसको, 194I से आपका क्या लैंड बिल्डिंग क्या कनेक्शन, अरे कनेक्शन में बना देंगे ना, टेंशन के रहते हो, ये सब में क्या बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, मशीनरीज होना चाहिए, प्लांट होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। 194I स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर सब दिमाग में इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चाहिए सर, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में तो लैंड होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, आपका प्लांट मशीनरी सब कुछ होना चाहिए। तो 194I स्टैंड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर से आपको आएगा, अच्छा हाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सामान है उस पर अगर रेंट पे करते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा, कितना रेट है उस पर 10% आपका लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड फिटिंग्स पे, 2% आपका प्लांट एंड मशीनरीज पे, अच्छा हाँ उस पे था लिमिट था 2,40,000 रुपीज। अगर वो चेंजेस होता है आप प्लीज गूगल में चेक कर लीजिएगा लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, ठीक है। आई होप 194I भी दिमाग में बैठ गया होगा, 194I से इंफ्रास्ट्रक्चर दिमाग में आता है तो सही है, नहीं तो प्रॉब्लम है। दिमाग में 194I, आई से अब आइसक्रीम नहीं होगा, आई से आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। जैसे ए से अब एप्पल नहीं, ए से क्या होगा एक्सिस बैंक, तो वैसे आई से अब क्या होगा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट 194J, 194J याद है कि नहीं, नहीं तो चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको भी याद दिला दूंगा, इसको तो मैं ऐसे याद दिलाऊंगा, बाकी सब एग्जांपल से भी अच्छा आपका मन खुश हो जाएगा। तो 194J था आपका पेमेंट टू एनी, पेमेंट फॉर एनी प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज, याद है, पेमेंट ऑफ फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज, याद आया। तो उसको याद कैसे करेंगे, जैकलिन, जे फॉर जैकलिन फर्नांडिस, ठीक है। जे से जैकलिन का याद आ जाएगा आप लोग को, वो तो एक बार मैं हमको तो वापस रिपीट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा लगता है, ठीक है। तो आप बोलेंगे जे से जैकलिन फर्नांडिस से क्या रिलेशन, अरे अगर जैकलिन फर्नांडिस को एडवर्टाइजमेंट में काम करती है कुछ भी करती है उसको जो फीस मिलता है वो 194J के अंदर में आता है, ठीक है। तो कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस कोई भी एडवर्टाइजमेंट करे उसको जिसका फीस मिलता है उसमें एक्ट करने का, वो 194J के अंदर फॉल करता है। तो सपोज 194J आया तो दिमाग में सबसे पहले जैकलिन फर्नांडिस, आंख बंद करती जैकलिन फर्नांडिस का जे आ जाना चाहिए। तो जे से आपका आ जाएगा प्रोफेशनल फीस और टेक्निकल सर्विसेज का, ठीक है। प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस का जो फीस हम लोग पे करते हैं वो 194J में कवर होता है। तो इसी के साथ हम लोग सब सेक्शंस कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर एक मेमोराइज करा दूं मैं आप लोग को, अब एक फाइनल टच दे देता हूँ आप लोग। तो सबको स्क्रीन पे ध्यान कम दीजिएगा, मेरी आवाज पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले सेक्शन 194A,
ए से एक्सिस बैंक दिमाग में आ रहा है तो आप सही हो, नहीं तो वीडियो को वापस रिपीट मोड में लगा दीजिए। तो सेक्शन 194 ए से एक्सिस बैंक दिमाग में आ रहा है तो आपको आ जाएगा टीडीएस ऑन, टीडीएस ऑन, जल्दी, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलिए पहले। बोल दिया? क्या था? टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ठीक है। 194 ए उससे कवर हो जाता है अपना। 194 ए के बाद क्या था? 194 बी, बी से क्या आता है? भाग्य दिमाग में। भाग्य से क्या आता है? अरे हाँ, भाग्य से तो अपना वो लक वाला गेम सब, जो भी कौन बने करोड़पति, जो विनिंग फ्रॉम लॉटरीज में, पजल्स और एनी सॉर्ट ऑफ गेम्स, तो उस पे याद आ गया, ठीक है। तो 194 बी आपका कवर हो गया। 194 बी क्या होता है? 194 सी, 194 सी से पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सी पर कॉन्ट्रैक्टर्स, वही है तो याद रहे भाई। तो 194 सी भी हो गया। 194 सी के बाद आता है 194 डी, डी से सबसे पहले दिमाग में दीपक आना चाहिए, दिमाग की बत्ती नहीं, दिमाग में दीपक आना चाहिए, दीपक जलना चाहिए, ठीक है। तो दीपक से याद आता है, अच्छा एलआईसी का लोगो जो दीपक बीच में और हाथ साइड में है, तो एलआईसी का लोगो याद आ जाता है। एलआईसी से याद आता है, अच्छा तो इंश्योरेंस रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस कमीशन या ब्रोकरेज पे 194, 194 क्या डी लगता है, ठीक है। फिर 194 ई से आपका एक्शरन या ऑइन मॉर्गन आना चाहिए, ऑइन मॉर्गन या एक्शरन दिमाग में आता तो परफेक्ट। 194 ई से फिर आपका आ जाएगा पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स एसोसिएशन या नॉन रेसिडेंट एंटरटेनर को, ठीक है। 194 ई कवर। 194 ई के बाद आता है जे, 194 ई के बाद क्या आता है आपका? एच, ठीक है। 194 एच में क्या था आपका? याद कीजिए, याद कीजिए। 194 एच में था आपका हाउस ब्रोकरेज, याद है? एच से हाउस ब्रोकरेज क्या था? तो वो क्या था आपका? टीडीएस ऑन इनकम कमीशन और ब्रोकरेज अदर देन सिक्योरिटीज, ठीक है। वो घर का, मैं बोला ना, घर के बेच के आपको जो कमीशन है ब्रोकरेज मिले, तो 194 एच में कवर होता है। तो 194 एच स्टैंड फॉर हाउस ब्रोकरेज, आपके दिमाग में इमेज बन जाना चाहिए वाला। 194 एच के बाद क्या था? 194 आई, 194 आई से सबसे पहले दिमाग में आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, सब कुछ आ गया। तो प्लांट, मशीनरी सब कुछ याद आ रहा है तो सही है आप, नहीं तो वीडियो वापस देखना पड़ेगा। तो 194 आई भी हो गया। 194 आई के बाद क्या हो गया? 194 जे, 194 जे से तो भैया जैकलिन फर्नांडिस आपके स्क्रीन के सामने ही है। जैकलिन फर्नांडिस का अगर इमेज दिमाग में आता है तो जे प्रोफेशनल सर्विस, अगर वो एडवर्टाइजमेंट में काम करती है, उनको पेमेंट मिलता है तो प्रोफेशनल सर्विस के अंदर में आता है। प्रोफेशनल सर्विस कोई भी दे या टेक्निकल सर्विस दे तो वो आपका 184 जे में कवर होता है, ठीक है। आई होप अब तो आप लोग को सब कुछ याद हो गया होगा। इन केस में कुछ मिस कर दिया तो मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कवर कर दिया है, जो कि आपका इंटरव्यू या कोई भी एग्जाम में ये रेलेवेंट क्वेश्चन इससे आते हैं। मैं ये नहीं बोलूंगा सिर्फ इसी से आएंगे, इससे बाहर से भी आ सकते हैं, लेकिन आप एक जूनियर अकाउंटेंट या सीनियर मिड लेवल अकाउंटेंट हो तो मोस्टली यही सेक्शन आपसे पूछा जाएगा। तो ये सेक्शन आपके लिए सब कुछ कवर कर देगा, और आपको अगर ये सब आता है तो आप कॉन्फिडेंटली कहीं पे भी बैठ सकते हो। इंटरव्यू हो या एग्जाम हो, आप कहीं पे भी कॉन्फिडेंटली बैठ सकते हो। और आपको एक ये एक्स्ट्रा एज देगा कि आपको हर एक सेक्शन याद है। हर किसी को याद नहीं रहता, मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, हर किसी को सेक्शन याद नहीं रहता है। अगर आपको रहेगा तो आपका स्मार्टनेस को और एनहांस करेगा, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, आप उनको भी स्मार्ट बनाइए, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन।